प्रीवियस वीडियो से हम मेजर क्रॉप चैप्टर को कवर कर रहे हैं और उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम इस वीडियो में मेजर क्रॉप के अंदर जो बचे हुए क्रॉप हैं यानी कि टी, कॉफ़ी, कॉटन और जूट, इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं टी से। तो टी प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एक पार्ट है जिसमें एक बहुत बड़े लैंड पर इसका प्लांटेशन किया जाता है। दूसरी चीज़ है कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रॉप है भारत के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इंडिया में इसका बहुत बड़ा प्रोडक्शन किया जाता है और दुनिया में दूसरे नंबर पर जो है इंडिया टी का प्रोड्यूसर है चाइना के बाद। ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ है, जो टी है वो हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है और भारत में इसका कंजम्पशन तो बहुत ज़्यादा है ही, साथ में दुनिया के दूसरे देशों में भारत में जो टी बनती है उसका जो है कंजम्पशन किया जाता है। इसके बाद हम समझते हैं कि टी के प्लांटेशन के लिए किस तरह के मौसम की ज़रूरत है। तो टी के प्लांटेशन के लिए वेल ड्रेन्ड सॉइल की ज़रूरत होती है। वेल ड्रेन्ड सॉइल का मतलब हुआ जिसमें पानी की जो क्वांटिटी है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ड्राई सॉइल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पानी उसमें अवेलेबल होना चाहिए। तीसरी चीज़ है कि टी के प्लांटेशन के लिए ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर से बने हुए सॉइल ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिस सॉइल में ह्यूमस की मात्रा कम है, यानी कि जिसमें ऑर्गेनिक चीज़ें कम हैं, तो उसमें जो है टी का प्लांटेशन करना मुश्किल हो जाएगा। यानी कि टी का प्लांटेशन फर्टाइल सॉइल में किया जाना चाहिए और उसमें ही ये हो सकता है। कम फर्टिलिटी वाले सॉइल में इसका प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। तीसरी चीज़ है फ्रीक्वेंट शावर्स, यानी कि ऐसा नहीं है कि रेनफॉल तो टी के प्लांटेशन में ज़्यादा चाहिए ही, साथ में फ्रीक्वेंट शावर्स भी चाहिए। यानी कि हर एक टाइम इंटरवल पे बरसात का पानी जो है प्लांटेशन में आना चाहिए। ओके, तो टी प्लांटेशन में ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसे हमें याद रखना है कि फ्रीक्वेंट शावर्स होने चाहिए, पानी हमेशा उसमें पड़ते रहना चाहिए। उसके बाद है कि जो टी का प्लांटेशन है वो एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। यहाँ पर मशीन का इस्तेमाल उतना ज़्यादा होता नहीं है, क्योंकि इसमें जो लेबर है, जो मैनुअल लेबर है, वो उसका इस्तेमाल ज़्यादा है। यहाँ पे मशीन का इस्तेमाल कम होता है। तो इस बिहाफ में देखें तो इंडिया में जो टी का प्लांटेशन है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं किस किस स्टेट में इसका ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो सबसे नंबर 1 स्टेट है असम। असम में इसका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। उसके बाद है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग यानी जो सिक्किम स्टेट में जो है हमारा दार्जिलिंग, वहाँ पे। उसके बाद जलपाईगुड़ी, ये एक जगह है जहाँ पर टी का प्लांटेशन किया जाता है। तमिलनाडु और केरल, ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर टी का प्रोडक्शन किया जाता है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया टी के प्लांटेशन में। इसके बाद हम कवर करते हैं कॉफ़ी को। कॉफ़ी क्या है? तो कॉफ़ी जो है, भारत में जो कॉफ़ी बनाई जाती है, जो भारत में कॉफ़ी का एग्रीकल्चर किया जाता है, इसे अरेबिका वैरायटी कहा जाता है। अरेबिका वैरायटी। तो दो तरह की वैरायटीज़ होती हैं। एक वैरायटी जिसे हम अरेबिका वैरायटी कहते हैं, ये पीने में इसका जो स्वाद होता है वो थोड़ा स्मूथ होता है और इसे खाने में ये थोड़ा टेस्टी होता है। तो इसके वजह से जो ये अरेबिका वैरायटी है, ये भारत में इसका प्रोडक्शन होता है और दुनिया के दूसरे कोनों में भी इसी का ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, तो दो वैरायटी में अरेबिका वैरायटी जो है इसका डिमांड बहुत हाई है और भारत में प्रोडक्शन भी इसी का किया जाता है। तो कॉफ़ी भी एक प्राइमरी एग्रीकल्चर किया जाता है इंडिया में। उसके बाद बात करते हैं कि ये जो कॉफ़ी है जिसे हम अरेबिका वैरायटी कॉफ़ी बोल रहे हैं, इसका प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पर होता है? तो इसका प्रोडक्शन होता है कर्नाटक में, केरल में और तमिलनाडु में। तो हमें ये 3 स्टेट्स याद रखने हैं कॉफ़ी जहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की। तो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से हमें याद रखना है कि किस फ्रूट का कहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो मैंगो का प्रोडक्शन महाराष्ट्र में, ऑरेंज का प्रोडक्शन नागपुर में, नागपुर महाराष्ट्र, बनाना का प्रोडक्शन केरला में, लिच्ची और गुआवा का प्रोडक्शन यूपी और बिहार में, और वॉलनट का प्रोडक्शन जम्मू एंड कश्मीर में किया जाता है। तो ये कुछ फ्रूट्स हैं जिसके मेजर स्टेट्स को हमें याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं रबर के बारे में। तो रबर जो क्रॉप है, ये इक्वाटोरियल क्रॉप
कहलाता है। इक्वाटोरियल क्रॉप का मतलब क्या होता है? एक ऐसा क्रॉप जिसको उगाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा नमी की ज़रूरत है और साथ ही साथ टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए। तो रबर के प्लांटेशन के लिए एक इक्वाटोरियल क्लाइमेट होना चाहिए, जो कि हमें इंडिया में मिलता है, जहाँ पे बहुत अच्छा रेनफॉल भी है, गर्मी भी है और मिट्टी में नमी भी होती है। तो जैसा कि मैंने पहले बोला, मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है रबर के प्लांटेशन के लिए। रेनफॉल जो है इसमें 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा का होना चाहिए। 200 सेंटीमीटर मतलब भारी बारिश कहा जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर में का जो इसमें रिक्वायरमेंट है वो लगभग 25 डिग्री सेल्सियस है। कहाँ कहाँ उगाया जाता है? तो केरल, अंडमान निकोबार और मेघालय में गारो हिल्स जो हैं वहाँ पर इसका प्रोडक्शन किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं कॉटन के बारे में। तो कॉटन को कहा जाता है ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट। तो इंडिया में क्या है कि इंडिया को ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट कहा जाता है। ये तो पहली चीज़ है, यानी कि यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है कॉटन का। और दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है कि भारत ही पहला ऐसा कंट्री था पूरे दुनिया में जहाँ पर कॉटन का हाइब्रिड वर्जन तैयार किया गया था, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा थी कॉफ़ी की, तो उसके लिए इसका हाइब्रिड वर्जन तैयार किया गया था। अब कॉटन का इस्तेमाल होता कहाँ कहाँ है? तो कॉटन का इस्तेमाल किया जाता है कपड़े के प्रोडक्शन में, और जितने भी कॉटन टेक्सटाइल से रिलेटेड चीज़ें हैं तो वहाँ पर इसका रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना। तो ये चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कॉटन का। इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, रेनफॉल भी अच्छा होना चाहिए और इरिगेशन फैसिलिटी भी काफ़ी बढ़िया होनी चाहिए अगर कॉटन का प्रोडक्शन करना है तो। ये एक खरीफ क्रॉप है और इसे 6 to 8 मंथ लग जाते हैं मैच्योर होने में। ठीक है, जिस तरह से शुगर केन के का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो लगभग 1 साल का होता है, उसी तरह से कॉटन का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो लगभग 6 to 8 मंथ होता है। इसके बाद कौन से स्टेट है जहाँ पर इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है? तो पहला है महाराष्ट्र, फिर है गुजरात, तीसरा है मध्य प्रदेश, कर्नाटक और वेस्ट बंगाल। तो ये कुछ जगह है जहाँ पर कॉटन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं जूट के बारे में। हम सभी जानते हैं कि भारत जो है वो जूट के प्रोडक्शन में हमेशा से आगे रहा है, बिफोर इंडिपेंडेंस भी और आफ्टर इंडिपेंडेंस भी। लेकिन एक हुआ क्या कि जब इंडिपेंडेंस से पहले क्या था कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये जो देश थे जो अब अलग अलग एक कंट्री बन चुके हैं, वो भी भारत में ही मिले हुए थे। तो ऐसे में जूट का जो प्रोडक्शन था वो पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा यहीं पर होता था। लेकिन अब सिचुएशन कुछ अलग है। अब बांग्लादेश जहाँ पे जूट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है और पाकिस्तान जहाँ पे जूट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, दोनों ही देश अब हमारे पार्ट्स नहीं हैं। तो इसकी वजह से जूट का प्रोडक्शन है वो अभी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन पहले की तुलना में कम है। तो सबसे पहले समझते हैं जूट को बोला क्या जाता है। तो ये MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जूट को बोलते हैं गोल्ड फाइबर। गोल्ड फाइबर कहा जाता है इसके रंग की वजह से। दूसरा, इसके लिए वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल की ज़रूरत होती है, यानी कि इसमें पानी की मात्रा चाहिए, इसके एग्रीकल्चर के लिए पानी की मात्रा हमें चाहिए। दूसरा है कि फ्लड प्लेन्स वेयर सॉइल्स आर रिन्यूड एवरी ईयर, यानी कि ये जो जूट है इसका प्रोडक्शन सबसे अच्छा कहाँ पे होता है? तो इसका प्रोडक्शन सबसे अच्छा उस जगह पे होता है जहाँ पर बाढ़ आती है बार बार, और बाढ़ आने की वजह से जो मिट्टी का ऊपर का लेयर है वो क्या हो जाता है? हट जाता है। तो बार बार अगर किसी प्लेन में, किसी रीजन में फ्लड आ रहा है तो वहाँ पर जूट का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। उसके बाद इसके लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत है। कहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन है? तो बांग्लादेश, मैंने जैसे कहा, तो बांग्लादेश यानी वे उधर से वेस्ट बंगाल, हमारे कंट्री में जो है वेस्ट बंगाल और असम, मेघालय, जो ईस्ट इंडिया है हमारा, वहाँ पर इसका प्रोडक्शन प्राइमरली ज़्यादा किया जाता है। तो जूट का इस्तेमाल किस किस चीज़ में है? बैग बनाने में, मैट बनाने में, रोप बनाने में और कारपेट्स बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, और भी कई सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। अच्छा, जूट के साथ एक समस्या ये है कि इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से जो ये जो नेचुरल फाइबर है जूट, इसका इस्तेमाल अब कम होने लगा है।
और इसके जगह को रिप्लेस कर दिया है, इसको रिप्लेस कर दिया है नायलॉन ने। तो नायलॉन एक आर्टिफिशियल फाइबर है जिसका इस्तेमाल अभी ज़्यादा होता है क्योंकि ये जूट के कंपैरिजन में सस्ता होता है। तो इस वीडियो से हमने मेजर क्रॉप जो टॉपिक है एनसीईआरटी का उसको कवर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।